जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आप क्रैक करें बहुत आसानी के साथ, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल मॉक टेस्ट कराने जा रहा हूं। यानी कि एक ही वीडियो में इन चारों विषयों का ज्ञान एक तरीके से आपको दे दूंगा, मैथ का, रीजनिंग का, हिंदी का और जीके जीएस यूपी जीके का। साथियों, तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। बहुत ही तेजी के साथ आपकी स्क्रीन पर से प्रश्न गुजरेंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं साथियों, तो कैसे आप अटेम्प्ट करेंगे, कितना आप समय लेंगे और इसमें से कितने क्वेश्चन आप बिल्कुल सही कर सकते हैं, ये बात आप देखिएगा। तो बहुत तेजी के साथ एक तरीके से सुपर फास्ट क्लास ये है, तो यहां पर देखते जाइएगा प्रश्न और तुरंत उसका जवाब देते जाइएगा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। बचपन शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो इसमें भाव है। जवानी, बचपन, बुढ़ापा, मित्रता, दोस्ती, दुश्मनी, इन सब में साथियों भाववाचक संज्ञा होगी। निम्नलिखित में से कौन सी, इनमें से कौन से शब्द में भाववाचक संज्ञा है? तो आपसे पूछा जा रहा है, मैं आपको बता चुका हूं। चतुरता की अगर बात करें, इसमें साथियों भाववाचक संज्ञा है। दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? देखिए, ये आपका एक और दो, जहां पर भी दो लोग हैं वो एक साथियों समूह कहलाएगा, तो वो समुदाय बोधक आपका संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। आंसर जिनका ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, अगर बात करें बेताल पचीसी के रचनाकार कौन है? तो बेताल पचीसी के रचनाकार लल्लू लाल हैं। हिंदी भाषा का जन्म जो हुआ था वो किससे हुआ था? वो अपभ्रंश से हुआ था साथियों। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा ए के साथ। चलिए, स्वाधीन के अगर विलोम की बात करें, तो स्वाधीन का विलोम क्या होता है? पराधीन होता है। कमला का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है? तो कमला की अगर बात करें, देखिए सरस्वती नहीं होता है, लक्ष्मी होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, कमला का पर्यायवाची क्या होता है? लक्ष्मी होता है। गीला की अगर बात करें, गीला क्या है? गीला में कौन सा विशेषण है? देखिए, किसी भी चीज का, रुमाल गीला है या कपड़ा गीला है, इसका एक गुण बताया जा रहा है। रुमाल का एक गुण बताया जा रहा है, कपड़ा गीला है तो कपड़े का एक गुण बताया जा रहा है। तो गीला शब्द कैसा है? ये इसमें साथियों गुणवाचक विशेषण है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उपत्यका साथियों प्रश्न बहुत पूछा जाता है, तो उपत्यका का मतलब होता है पर्वत के पास की भूमि को ही क्या कहा जाता है? उपत्यका कहा जाता है। प्रतिष्ठा, जल तथा चमक किस शब्द के अनेकार्थी है? देखिए, यहां पर जल एक शब्द आ गया है, तो जल की अगर बात करें, जल को पानी कहा जाता है। तो कुल मिला के चमक को भी पानी कह सकते हो, प्रतिष्ठा को भी साथियों पानी कह सकते हैं। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाला शब्द आपको बताना है कौन सा है। यानी कि सदृश की अगर बात करें साथियों, किस प्रकार से लिखा जाता है? तो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलिए, अब उसके बाद देखिए साथियों कि अगर ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाए एग्जाम में, तो आप कैसे इसको अटेम्प्ट करेंगे कि वाक्यों में से शुद्ध वाक्य छाटिए, बताइए। देखिए, इतने में कोई लपक कर धक्का देकर चला गया, ये सही होगा? या इतने में कोई लपका आकर धक्का देकर चला गया, या इतने में कोई लपक कर आया और धक्का देकर चला गया? सी वाला सही होगा। इतने में कोई लपका आया और धक्का देकर चला गया, तो सही अगर वाक्य की बात करें, ऑप्शन नंबर सी वाला साथियों सबसे शुद्ध हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। साथियों, हिंदी की अगर बात करें, आप यूपी पुलिस कांस्टेबल में हिंदी में 37/37 का स्कोर लाना चाहते हैं, यानी कि 37 में से 37 के 37 प्रश्न सही करना चाहते हैं, तो ये क्लास आपको पूरी देखनी चाहिए। और इसके बाद साथियों जो भी क्लासेस आए ना, उसको भी आपको देखना चाहिए। एग्जाम से पहले पहले आपकी इतनी तैयारी करा दी जाएगी कि हिंदी की बात करें, मैथ की बात करें साथियों, या रीजनिंग की बात करें, इसमें पूरा पूरा आपका स्कोर आ जाएगा बहुत आराम से। और यूपी जीके में इतना आपको पढ़ा दूंगा कि उसमें भी पूरा स्कोर आपका आ जाए। तो बस आपको साथियों विश्वास के साथ क्लासेस को अटेंड करना है, और कब आपकी साथियों तैयारी बड़ी तगड़ी हो जाएगी ये आपको भी मालूम नहीं पड़ेगा। जब कोई प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट आप लगाओगे, तब आपको मालूम पड़ेगा कि आपका स्कोर तो बहुत ज्यादा ऊपर जाने लगा है। चलिए, तो किस शब्द की संधि की अगर बात करें सही नहीं है, बताइए। चलिए, देखिए, यहां पर अगर बात करें, अध्यादेश की यही होती है अधिधन आदेश, अभ्यागत की भी यही होती है अभ्यधन आगे आगत। लेकिन अध्याधीन की अगर बात करें साथियों, देखिए अधिधन आधीन होना चाहिए, यहां पर अधीन लिखा हुआ है, तो ये आपका गलत हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अधि उपसर्ग से बना शब्द इसमें से कौन सा है? तो ये तो गलत लिखा हुआ है, इसमें भी साथियों नहीं होगा अधि उपसर्ग, अधिधनकारी हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाले में अधि उपसर्ग है। जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसको साथियों अभूतपूर्व
पूर्व कहा जाता है, राइट आंसर आपका बी के साथ। भाग्योदय का संधि विच्छेद साथियों क्या होगा, तो भाग्य धन उदय साथियों भाग्योदय का संधि विच्छेद हो जाता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताइए कौन सा है, बताइए। देखिए, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या, गलत है। राजीव निरपराधी, ये भी सही नहीं लग रहा है। अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए, या अग्नि प्रज्वलित हो रही, ये साथियों बिल्कुल सही वाक्य हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाता है। झूठा सच, इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार कौन है साथियों, यशपाल इसके रचनाकार है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। जहां सेना वास करती है साथियों, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको सैन्य वास कहा जाता है, जहां सेना निवास करती है। देखिए, ये मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये सुपर फास्ट क्लास होगी, तो अगर आपको दिक्कत लग रही है तो साथियों कोशिश कीजिए इतनी फास्ट ही पढ़ने की और इतनी फास्ट ही आपको आंसर बताना है। जैसे आपके पास प्रश्न आए तो तुरंत उस प्रश्न को पढ़ो, तुरंत साथियों ऑप्शन लगा दो आप कि ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, उसके बाद मैं तुरंत आपको बता दे रहा हूं। उसके बाद देखिए कि इसमें से उस शब्द में वो शब्द बताना है कि जिसमें द्विगु समास है, बताइए। मैं आपको बता चुका हूं जिसमें कि कोई संख्यावाचक है ना, वो द्विगु समास होता है। तो चवन्नी है, अठन्नी है, ये साथियों द्विगु समास इसमें होता है। उसके बाद देखिए साथियों, बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलना, इसको क्या कहा जाता है, इसको साथियों दुर्भिक्ष कहा जाता है, बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलने को। चलिए, गड़बड़ घोटाला साथियों ये कैसा शब्द है, ये आपका देशज शब्द हो जाएगा। आंसर आपका बी के साथ। शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, ये शुद्ध रूप बताइए। यानी कि वाक्य मुझे कुछ त्रुटि लग रही है, इसको अगर सही वाक्य करेंगे तो कैसे करेंगे। शेर को देखकर वह भयभीत हो गया, शेर को देखकर वह बेहोश हो गया, ये शेर को देखकर उसका होश भाग गया, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, ये होना चाहिए साथियों। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, उसका होश उड़ गए, लेकिन नहीं, उसके होश उड़ गए होना चाहिए। निष्कलंक का संधि विच्छेद साथियों क्या होगा, तो निष्कलंक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, धन कलंक हो जाएगा। आंसर आपका बी के साथ। दिए गए शब्द के लिए वाक्यांश सुनिए। यानी कि अंडज की अगर बात करें, अंडज किसे कहते हैं, अंडा बेचने वाले को, अंडा खाने वाले को, या अंडे से उत्पन्न होने वाले को, तो बिल्कुल सही साथियों, अंडे से उत्पन्न होने वाले को ही क्या कहा जाता है, अंडज कहा जाता है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। भाववाच्य इसमें से बताइए। देखिए मैं आपको कई बार बता चुका हूं, अगर किसी भी वाक्य में साथियों आप से देख लो और वो सेंटेंस एक तरीके से नेगेटिव हो, तो वो कैसा वाच्य होगा, उस वाक्य में साथियों भाववाच्य होगा। तो कल देर तक पढ़ा गया, नेगेटिव है, ना से है। आप गाना गाइए, नहीं, सलोनी से, यानी कि से भी आ गया, और हंसा नहीं जाता, नेगेटिव सेंटेंस भी हो गया। पूत शब्द का तत्सम क्या होगा, यानी कि पूत एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या होगा, इसका तत्सम रूप होगा साथियों पुत्र। तो आंसर आपका डी के साथ जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो भागीरथी साथियों आप कैसे लिखते हैं, जैसे आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, ऐसे भागीरथी लिखते हैं, तो यही आपका सही जवाब है। पाव 12 होने का मतलब क्या होता है साथियों, बहुत प्रॉफिट होना, खूब लाभ होना कह सकते हैं। आंसर यहां पर जिनका भी ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि अवचेतन शब्द में उपसर्ग क्या होगा, बताइए। तो इसकी संधि विच्छेद करेंगे ना, तो अब अलग हो जाएगा और चेतन अलग हो जाएगा, तो अब क्या साथियों हो जाएगा, एक उपसर्ग हो जाएगा। आंसर आपका सही के साथ जाएगा। प्रिय वचन बोलना एक मुहावरा है, इसके लिए मतलब इसके लिए मुहावरा आपको बताना है। प्रिय वचन बोलने का मतलब ये तो एक तरीके से अर्थ है किसी मुहावरे का, तो मुहावरा क्या होगा, फूल झड़ना मुहावरा होगा, और इस फूल झड़ने मुहावरे का मतलब होगा प्रिय वचन बोलना, यानी कि मीठा मीठा बोलना। अब उसके बाद देखिए दर्शन का तद्भव क्या होगा, यानी कि दर्शन एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द क्या होगा, दर्शन इसका तद्भव शब्द हो जाएगा। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। निश्चल शब्द में साथियों संधि विच्छेद क्या है, तो निश्चल की अगर बात करें, नहीं हो जाएगा, धनचल हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ। और निश्चल में कौन सा संधि है, तो विसर्ग संधि है, बात भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए दो शब्द आपके सामने हैं, एक तो वसन है और एक व्यसन है, इन दोनों का मतलब आपको बताना है, बताइए। देखिए वसन का मतलब क्या होता है, वस्त्र होता है, और व्यसन का मतलब होता है बुरी आदत। तो राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। छात्रा शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, बताइए। देखिए छात्रा को, अगर छात्र की अगर बात करें, इसको हम लोग क्या बना दे, छात्रा बना दे, यानी कि बड़ा आ यहां पर अगर प्रत्यय के रूप में लगा देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, एक स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। ये आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों आपने हिंदी के क्वेश्चंस देख लीजिए। अब आप मुझे बताइएगा कि हिंदी में आपका स्कोर कितना रहा। और अब सामान्य ज्ञान के साथियों क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। सामान्य ज्ञान को देखिएगा और बताइएगा कि सामान्य ज्ञान में 38 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही हुए। तो देखिए साथियों, अजंता की गुफाओं का संबंध किस धर्म से है, आपसे पूछा जा रहा है। तो अजंता की गुफाओं का संबंध किस धर्म से है, बौद्ध धर्म से है साथियों, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगर बात करें देखिए
अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अजंता की गुफाएं कहां पर है, तो महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं हैं। आपसे अगर पूछा जाए एलिफेंटा की गुफाएं कहां पर है, वो भी महाराष्ट्र में है। और केनहेरी की गुफाएं साथियों कहां पर है, वो भी महाराष्ट्र में है। उसके अलावा एलोरा की गुफाएं पूछा जाए कहां पर है, तो वो भी महाराष्ट्र में है। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि बख्शू खान उत्तर प्रदेश के किस घराने से संबंधित है। तो अगर बात करें बख्शू खान की अगर बात करते हैं तो ये किस घराने से संबंधित है, ये आपसे कुल मिलाकर यहां पर पूछा जा रहा है। तो ये तो लखनऊ घराने से संबंधित है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा था, तो कौन सा था साथियों, गोवा था। ये भी आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए 500 के नोट पर किसका चित्र दर्शाया गया है, तो 500 के नोट पर साथियों लाल किले का चित्र दर्शाया गया है। उसके बाद देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो ये तो सबसे ज्यादा यानी कि 78% होती है। उसके बाद देखिए पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत कब आया, आपसे पूछा जा रहा है। तो बच्चा बच्चा जानता है साथियों 1498 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत आया था। अब उसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। यहाँ पर राज्य है और राजधानियां है। अगर बात करें सिक्किम की राजधानी गंगटोक होती है, बिल्कुल सही। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला होती है, बिल्कुल सही। अगर बात करें नागालैंड की राजधानी साथियों कोहिमा होती है, भुवनेश्वर थोड़ी ना होती है। उसके अलावा राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की राजधानी जयपुर होती है। तो कुल मिला के आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए पहली किसान कहां से चलाई गई, तो आप लोग ध्यान रखेंगे देवलाली से दानापुर तक चलाई गई थी पहली किसान रेल। अगला प्रश्न देखिए उत्तर प्रदेश में किस पक्षी विहार का नाम बदलकर चंद्रशेखर पक्षी विहार कर दिया गया है, तो नवाबगंज पक्षी विहार का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि नवाबगंज पक्षी विहार का नाम बदलकर ही चंद्रशेखर पक्षी विहार कर दिया गया है। शेरशाह को कहां पर दफनाया गया था, तो बिहार में है साथियों सासाराम, और सासाराम में ही दफनाया गया था शेरशाह सूरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को साथियों राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। गुलाम वंश की स्थापना साथियों किसने की थी, तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। राइट आंसर अगर आपका भी ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। शिव समुद्रम जलप्रपात साथियों किस नदी पर स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है साथियों बताइए। तो ये तो कावेरी नदी पर स्थित है। कहां पर स्थित है, कावेरी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए आर्य समाज के संस्थापक साथियों कौन है, तो आर्य समाज के संस्थापक कौन है, दयानंद सरस्वती जी हैं। आंसर आपका सी के साथ जाना चाहिए। कंप्यूटर चिप किस धातु की बनी होती है, तो किस धातु की बनी होती है साथियों, सिलिकॉन की बनी होती है। राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, तो अनुच्छेद 72 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें किसका जिक्र है साथियों, राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति का जिक्र है। चलिए उसके बाद देखिए देखिए अगर बात करें चींटी है या बर्रे होते हैं, जो बर्रे हैं तो उनमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। एक प्रश्न बन सकता है आपका। फोटोग्राफी की अगर बात करें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नींबू की बात करें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। लेकिन नारंगी की अगर बात करें इसमें तो एक तरीके से सिट्रिक एसिड होता है, एसिटिक अम्ल नहीं होता है। तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली साथियों कब बनाई गई, तो यह बात आपको मालूम होना चाहिए, बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है और आपको भी मैं बता चुका हूं कि 1911 में राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनी थी साथियों भारत की। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें कि आरबीआई की स्थापना साथियों कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। प्रसिद्ध कवि शायर संगीतकार अमीर खुसरो इनका नाम है और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ है साथियों, तो एटा में हुआ है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए साथियों की आधुनिक भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई, तो 1959 में ही आधुनिक भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। बिहू लोक नृत्य साथियों कहां का है, तो ये तो असम में किया जाता है। ये कहां का है, ये असम में किया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें कि चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ था, तो ये 1922 में घटित हुआ था। आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका सी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए कि कप है, ट्रॉफी है और साथियों खेल हैं। तो डेविस कप की अगर बात करें टेनिस खेल में ही दी जाती है। राइडर कप जो है ना वो गोल्फ के खेल में दिया जाता है और बैडमिंटन के खेल में उबेर कप दिया जाता है। लेकिन अगर बात करें मर्डेका कप की तो ये टेनिस के खेल में नहीं दिया जाता। क्यों, क्योंकि ये फुटबॉल के खेल में दिया जाता है। तो राइट आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। ऑपरेशन बरगा साथियों किससे संबंधित है, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो ऑपरेशन बरगा किससे संबंधित है, पश्चिम बंगाल के बटाईदारों से संबंधित है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। स्थायी बंदोबस्त किस कमेटी की सिफारिश पर लागू किया गया था, तो सर जॉन
सर जॉन शोर की अध्यक्षता वाली कमेटी पर लागू किया गया था? ये आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। चलिए, उसके बाद देखिए केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान साथियों कहां पर है? तो कहां पर है? ये तो कोयंबटूर में है। राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस क्रांति से है? श्वेत क्रांति से। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध श्वेत क्रांति से है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अब आपसे पूछा जा रहा है तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कानपुर शहर को कहा जाता है। राइट आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? देश में पढ़ाई का डिजिटलीकरण करना, या देश में साधनों का डिजिटलीकरण करना, या देश की पूरी व्यवस्था को इंटरनेट से जोड़ना, या इनमें से कोई नहीं? तो मैं कह सकता हूं साथियों, इसकी अगर राइट आंसर की मैं बात करूं तो देश की पूरी व्यवस्था को इंटरनेट से जोड़ने को ही क्या कहा जाता है? एक तरीके से डिजिटल इंडिया बनाना है। यही डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों कि वाराणसी में जो हवाई अड्डा है ना, इसका नाम क्या है? तो वाराणसी में जो हवाई अड्डा है उसका नाम क्या है? बाबतपुर उसका नाम है। और आपसे अगर कल को यह पूछ लिया जाए कि बाबतपुर हवाई अड्डा कहां पर स्थित है, तो आपको क्या बताना है? तो आपको साथियों वाराणसी बताना है। कुल मिला के जिनका भी आंसर यहां पर ए है, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थित है? तो ये केंद्र कहां पर स्थित है? आप लोग ध्यान रखेंगे, लखनऊ में साथियों ये स्थित है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये आपसे साथियों कुल मिलाकर पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें साथियों, आंसर आपका जो जाएगा वो 7.33% के साथ जाएगा, यानी कि 7.33% के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है? तो आप सभी लोग जानते हैं लखीमपुर खीरी है। अगला प्रश्न देखिए उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक छोटा जिला कौन सा है? तो संत रविदास नगर है। यह भी आप लोग को मालूम होना चाहिए। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर समूह कौन सा है? तो साथियों कानपुर नगर समूह है। यह बात भी आपको मालूम होना चाहिए। तो अभी आपने देखे साथियों हिंदी के क्वेश्चन, उसके बाद आपने देखे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, अब आप देखेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन, और इसके बाद देखेंगे मैथ के क्वेश्चंस। तो चारों विषयों का साथियों एक तरीके से संपूर्ण निचोड़ आपके लिए पेश किया जा रहा है, और ये मैथ और रीजनिंग के टॉप लेवल के क्वेश्चंस आप देखिएगा और बताइएगा कि स्कोर आपका कैसा रहा, ये मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा। तो रीजनिंग का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति सीमेंट को, ठीक है ना, सीमेंट को, ईंट को और भवन निर्माण केंद्र को के बीच संबंध को भली भांति दर्शाती है? देखिए ये जो सीमेंट है, ईंट है, ये सब भवन निर्माण के अंतर्गत ही आती है। तो भवन निर्माण की ये हो गया भवन निर्माण की सामग्री, और ये आपका सीमेंट हो गया, ये आपकी ईंट होगी। तो कुछ इस प्रकार से आपको आरेख कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है? ऐसा आपको डी में नजर आ रहा है ना, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न श्रृंखला में, ये जो आपको श्रृंखला दी गई है ना लेटर्स की, इस श्रृंखला में कितने से, यानी कि कितने पहले पी है और बाद में डी है? यानी कि पहले पी आना चाहिए और बाद में डी आना चाहिए, ऐसा कितनी बार हुआ है? देखिए तो यहां पर पी आया है, यहां पर डी आया है, बिल्कुल, और उसके बाद पी यहां पर है लेकिन डी नहीं है बाद में, पहले पी आया और बाद में डी आए। उसके बाद देखिए आर तो है, सॉरी आर नहीं, पी तो है, आर आर है यहाँ पर, डी नहीं है। और उसके बाद अगर बात करें, उसके बाद भी साथियों पी अब कहीं नहीं है। तो कुल मिला के ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक बार हुआ है कि पी आया है और बाद में डी आया है। तो कुल मिला के जिनका भी आंसर यहाँ पर ए है, सॉरी क्या था, डी था ना, हाँ डी है, तो बिल्कुल करेक्ट। अब उसके बाद देखिए कि निर्धनता का संबंध बेरोजगारी से है, तो अरक्तता का संबंध किससे होगा? कुपोषण से होगा, निरक्षरता से होगा, सूखे से होगा, मृत्यु से होगा? बताइए। तो यहां पर मैं आपको बता सकता हूं साथियों, देखिए निरक्षरता से क्यों होगा अरक्तता का संबंध, यानी कि खून की कमी होगी, रक्त क्षीणता होगी, तो कुपोषण साथियों हो सकता है। कुल मिला के आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि प्रोत्साहित करना का संबंध रोक लगाने से है, तो उसी प्रकार ऑप्शन में से किसका किससे संबंध होगा? देखिए एक तरीके से प्रोत्साहित करना और रोक लगाने का मतलब ये एक दूसरे के विलोम है, अपोजिट है, प्रोत्साहन करना और रोकना एक तरीके से। तो यहां पर आपको कौन सा कुछ विलोम दिख रहा है?
है। लाभ, सफलता, ये विलोम तो नहीं दिख रहा है। दुर्लभता, अधिशेष। देखिए दुर्लभता का मतलब होता है किसी चीज जो जो जितनी चीज हमें जरूरत है ना उससे हमें कम मिल रही है तो वो दुर्लभता कहलाएगी। लेकिन अधिशेष क्या होगा, जितनी चीज की हमें जरूरत है उससे ज्यादा मिल रही है, तो ये एक तरीके से मैं कह सकता हूं साथियों विलोम है, दुर्लभता का अधिशेष विलोम है। तो यह साथियों यही आपका सही जवाब हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। बाकी ये भी विलोम नहीं है और ये भी विलोम नहीं है, तो कुल मिला के जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी था तो बिल्कुल करेक्ट था भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक न किया हो तो तुरंत वीडियो को लाइक करके चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए एग्जाम फतेह को। चलिए तो यहां पर अगर बात करें ACF है, ACF का संबंध JLO से है, तो उसी प्रकार UWZ का संबंध किससे, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए ए की बात करें A 1 पर आता है, C 3 पर आता है और F 6 पर आता है। J की अगर बात करें J 10 पर आता है, L 12 पर आता है, O 15 पर आता है। तो यहां पर एक बार संबंध आप देख लीजिए क्या है यहां पर संबंध। 1 से 10 हो गया है, 9 बड़ा है, 3 से 12 हो गया है, 9 बड़ा है, 6 से साथियों यहां पर ये कितना होगा, O तो भाई 15 पर होता है, ये मैंने क्या लिख दिया। चलिए तो 6 से 15 हुआ यानी कि 9 बड़ा है, तो कुल मिला के 9 9 9 9 यहां पर भी आपका बढ़ना चाहिए, बढ़ा देंगे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जब 26 में 9 बढ़ाएंगे ना, जब 26 में 9 बढ़ाएंगे साथियों, 26 की अगर बात करें 26 पर क्या होता है, Z होता है, ठीक है। तो इसमें 9 बढ़ाएंगे यानी कि A 1 B 2 ऐसे शुरू हो जाएगा, तो यहां पर साथियों 9 नंबर आ जाएगा और 9 पर क्या होता है, I होता है। अब I सबसे अंत में इस वाले ही ऑप्शन में है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब यहां पर अगर 9 बढ़ाना है ना आपको, तो यहां पर देखिए जब आप 5 बढ़ाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। उसके बाद जब आप 4 बढ़ाएंगे तो D आ जाएगा, यानी कि ABCD आ जाएगा। तो D कहां पर है, A D में है, तो ऑप्शन नंबर डी जिनका उत्तर है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों कि BDGH का संबंध OQTU से है, तो उसी प्रकार FHKL का संबंध किससे होगा, लेटर पोजीशनिंग करा लीजिए साथियों। B 2 पर होता है, D 4 पर होता है, G 7 पर होता है, H 8 पर होता है। उसके बाद अगर बात करें O 15 पर होता है, Q 17 पर होता है, T आपका 20 पर होता है और U की अगर बात करें तो 21 पर होता है। चलिए तो यहां पर साथियों देखिए 2 बढ़ाया गया, ठीक है ना, यहां पर 3 बढ़ाया गया, यानी कि पहले 2 बढ़ाया, उसके बाद साथियों 3 बढ़ाया, उसके बाद 1 बढ़ा दिया गया। चलिए इसमें भी क्या यही है, सबसे पहले क्या बढ़ाया गया, 2 बढ़ाया, उसके बाद साथियों 3 बढ़ाया गया, उसके बाद 1 बढ़ाया गया। तो इसमें भी अब हमें यह देख लेना है कि ये H से O कैसे हुआ है। तो H होता है 8 पर और O होता है साथियों 15 पर, यानी कि 7 नंबर आगे बढ़ाए गए, तो सबसे इसमें 7 जोड़कर आगे बढ़ा लो। L होता है आपका 12 पर और 7 बढ़ाओगे तो 13 14 15 16 17 18 19 आपका हो जाएगा, यानी कि 19 आ जाएगा। और कितना बढ़ेगा, 2 बढ़ाया गया ना पहले, तो 19 यहां पर 21 हो जाएगा। उसके बाद 3 बढ़ाया गया है, सॉरी सबसे पहले 2 बढ़ाया जाएगा फिर 3 बढ़ाया जाएगा, ठीक है। दो मैंने बढ़ा लिया, इसमें से 21 हो गया। अब 3 अगर मैं बढ़ाऊं तो साथियों 22 23 24 हो जाएगा, यानी कि यहां पर तो 24 आ जाएगा। उसके बाद 1 बढ़ाना है ना, तो 25 बढ़ा लेंगे, तो 25 पर होता है साथियों Y। और अगर बात करें साथियों ये आपका क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। 21 की बात करें U आ जाएगा। S की अगर बात करें तो 19 पर आ जाता है। तो SUXY कहां पर लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर C में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं 25 से जैसे 125 हुआ है, वैसे ही किस संख्या से 3125 हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए मेरे हिसाब से तो 25 की अगर 5 से गुणा करेंगे तो 125 आ जाना चाहिए। तो अब हम किस नंबर की 5 से गुणा करें तो 3125 आ जाएगा। अगर सबसे पहले साथियों 525 की अगर 5 से गुणा करें और देखें क्या 3125 आता है, नहीं, 5 पंजे 25 हो जाएगा। 5 दूना 10 और 2 12 हो जाएगा, 5 पंजे 25 और 1 26 हो जाएगी, ये तो नहीं होगा। 625 की अगर साथियों 5 से गुणा करके देखें क्या 3125 आएगा। देखिए यहां पर ये पहले नंबर दिया गया है तो हमें इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है ना। 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 2 12 हो जाएगा, 5 छंग 30 और 1 आपका 31 हो जाएगा, बिल्कुल साथियों। यानी कि अब मैं आपको बताऊं यहां पर आपको नंबर मालूम करना था कौन सा आएगा। तो इस नंबर का संबंध इससे हो गया, तो इस नंबर का संबंध इससे हो गया और यहां पर क्या आएगा 625 आएगा। तो जिनका भी आंसर यहां पर पहले से ही ऑप्शन नंबर बी आ चुका था तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से अलग है, यानी कि 4 चीजें आपके सामने, 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसमें सबसे विषम सबसे अलग आपको बताना है। सितार है, वायलिन है, बांसुरी यानी कि मुरली है, वीणा है। देखिए बांसुरी की अगर बात करें तो ये साथियों सिर्फ ऐसी चीज है जो कि मुंह से बजाई जाती है, बाकी ये चीजें मुंह से नहीं बजाई जाती है। तो सबसे अलग कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला होगा और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई, बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए ये 4 लेटर्स आपके सामने लिखे हो, इसमें से आपको बताना है कि सबसे अलग कौन सा है, सबसे विषम कौन सा है, सबसे विभिन्न कौन सा है। तो अगर बात करें लेटर पोजीशन साथियों करा लीजिए, वाई की अगर बात करें 25 पर होता है, वी आपका 22 पर होता है, डब्ल्यू की अगर बात करें तो 23 पर होता है, और एक्स की बात करेंगे साथियों तो आपका ये 24 पर होता है। अब यहां पर सबसे अलग कौन सा, देखिए सिर्फ इस नंबर की बात करें 25 की अगर बात करें, ये किसी संख्या का स्क्वायर होता है, बाकी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो कौन सा सबसे अलग हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए वाला यानी कि वाई वाला सबसे अलग हो जाएगा। अलग होगा तो यही आपका सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए कि 4 का संबंध जैसे 12 से है, 8 का संबंध वैसे 16 से है, 14 का संबंध 24 से है, 6 का संबंध 14 से है, यानी कि इसमें भी आपको सबसे विषम देखना है, सबसे अलग देखना है, कौन सा होगा बताइए। देखिए इनके डिफरेंस की अगर बात करें ना, यानी कि इनको अगर माइनस करें तो कितना आएगा, 8 आता है। इनको अगर डिफरेंस करें माइनस अंतर देखें तो 8 आता है। इनकी अगर माइनस करें डिफरेंस करें तो 10 आता है, और इसको अगर माइनस करें डिफरेंस करें तो 8 आता है। तो इसमें 8 आया, इसमें 8 आया, इसमें 8 आया, इसमें 8 नहीं आया, नहीं आया तो यही सबसे अलग हो जाएगा, सबसे विषम हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है साथियों। अगर बात करें ना यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर की, तो रीजनिंग बहुत हार्ड नहीं आई थी, मैथ भी साथियों बहुत हार्ड नहीं आई थी। जो आपको पढ़ाया गया था, जैसे आपको पढ़ाया गया था वैसे ही साथियों आपका यहां पर पूछा गया था। कुल मिला के बहुत कुछ बाहर आपका नहीं आया था, यानी कि अगर आप क्लासेस को बहुत अच्छे से देख लेते तो मेरा मानना है कि 85% क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर सकते थे। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन है। यहां पर अगर बात करें लेटर आपके सामने आ रहा है, टी है, आर है, पी है, एन है, एल है। उसके बाद आपको बताने कौन सा लेटर आएगा, तो उसके लिए हमें साथियों लेटर पोजीशन कराना पड़ेगी। टी 20 पर होता है, आर 18 पर होता है, पी आपका 16 पर होता है, एन 14 पर होता है, और एल आपका 12 पर होता है। अब आप बताइए, अब आपके लिए आसान हो जाएगा इस वाला नंबर जानकारी देना। तो 20 से 18 हुआ है, 2 घटाया गया है, 16 हुआ है, 2 घटाया गया, 14 हो गया, 2 घटाया गया, 12 हो गया, 2 घटाया गया। तो यहां पर साथियों 2 घटाएंगे यानी कि क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहां पर तो साथियों जे आ जाएगा। 2 लेटर है, एक और हमें घटाना है, तो यहां पर 8 आ जाएगा, और 8 पर क्या होता है साथियों, एच होता है। तो ऑप्शन में देखिए कहीं जे और एच ऑप्शन में लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों कि सी डी ई आई जे के हो गया, उसके बाद एन ओ पी हो गया। उसके बाद आपको बताना है साथियों कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सा ऑप्शन आ सकता है। उसके लिए साथियों सबसे पहले लेटर पोजीशन करा लीजिए। सी 3 पर होता है, डी 4 पर होता है, ई 5 पर होता है, आई 9 पर होता है, जे 10 पर होता है, के 11 पर होता है, उसके बाद 14 पर होता है, 15 पर होता है, साथियों 16 पर होता है। अच्छा यहां पर एक बात आपको नजर आ रही होगी, 3 से 4 हुआ, 4 से 5 हुआ, 9 से 10 हुआ, 10 से 11 हुआ, 14 से 15 हुआ, 15 से 16 हुआ। लेकिन अब आपको यह देखना होगा कि इससे ये कितना नंबर आगे बढ़ा गया, तो 4 बढ़ाया गया है। 14 से इतना नंबर आगे हुआ तो यहां पर साथियों 3 बढ़ाया गया है। तो अब मेरे हिसाब से यहां पर 2 ही बढ़ाएंगे, यानी कि 2 बढ़ाएंगे तो 18 हो जाएगा। उसके बाद 19 आना चाहिए लगातार, फिर 20 आना चाहिए। 18 की अगर बात करें आर होता है 19 पर साथियों, एस होता है, और टी जो होता है वो 20 पर होता है। तो आर एस टी का कहीं ऑप्शन में लिखा हुआ है तो बिल्कुल लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है। चलिए माला की ओर इशारा करते हुए कला ने कहा, एक लड़की है और दूसरी लड़की है, मतलब एक लड़की दूसरी लड़की की ओर इशारा कर रही है और कह रही है कि वो मेरे भाई की इकलौती बहन है। देखिए मेरे भाई की इकलौती बहन की पुत्री, तो पहली बात तो मुझे ये बताइए, अगर कोई लड़की ये कहेगी कि वो सामने जो खड़ी है वो मेरे भाई की इकलौती बहन है, अरे भाई तो वो मेरी ही तो बात चल रही है, यानी कि मैं ही वहीं पर खड़ी हुई हूँ, ऐसा मान सकते हैं। यानी कि उसकी जो खड़ी हुई है सामने ना, उसकी पुत्री है, यानी कि वो मेरी ही पुत्री, एक तरीके से ये कहा जा रहा है। तो माला का कला से क्या संबंध हुआ, माला की ओर इशारा करते हुए कुल मिला के माला कौन हो जाएगी, एक तरीके से मां हो जाएगी। तो कला से कला क्या कहेगी, नहीं, माला का कला से क्या संबंध है, ये आपसे कुल मिलाकर पूछा जा रहा है। तो कला क्या कहेगी साथियों, कला कहेगी, कला की बेटी होगी वो माला, कला की बेटी होगी माला। तो कला से क्या संबंध होगा, यानी कि कला क्या कहेगी, तो कला तो साथियों पुत्री उसको कहेगी, माँ बेटी का संबंध होगा ना, तो ये बेटी आपकी हो जाएगी, ठीक है। और कला की अगर बात करें तो ये माँ आपकी हो जाएगी। तो कुल मिला के जिनका आंसर यहां पर बी था तो बिल्कुल करेक्ट था।
अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यदि राम श्याम से कम तेज दौड़ता है और श्याम लाल जितना ही तेज दौड़ता है किंतु टॉम से कम तेज दौड़ता है तो सबसे तेज कौन दौड़ता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जैसे प्रश्न कहता है वैसे आप करते रहिए। राम श्याम से कम तेज दौड़ता है यानी कि श्याम मान लीजिए ज्यादा तेज दौड़ता है, श्याम से कम तेज दौड़ता है कौन, राम, तो ये हमने इस तरह से लिख लिया। ठीक है, राम को पीछे कर दिया। उसके बाद लिखा हुआ है और श्याम जो है ना, श्याम यानी कि ये श्याम, ये लाल जितना ही तेज दौड़ता है, यानी कि जितना तेज ये दौड़ता है उतना तेज ही साथियों लाल नाम का एक व्यक्ति दौड़ता है। उसके बाद कहा जा रहा है कि लेकिन टॉम से कम तेज दौड़ता है, यानी कि श्याम है, लाल है, ये टॉम से कम तेज दौड़ते हैं। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। पूछा क्या जा रहा है कि सबसे तेज कौन दौड़ता है, तो साथियों ये तीन तो पीछे है ना, सबसे तेज तो यहां पर टॉम दौड़ेगा साथियों, सबसे आगे है, तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि यदि APPRECIATION को क्या लिखा जाता है, 1 7 7 8 3 इतना करके लिखा जाता है, उसी प्रकार RECEPTION को क्या लिखा जाएगा। क्या ये इसके कोड दे रखे, जैसे कि A का कोड 1 है, P का कोड 7 है, उसी प्रकार O का कोड 6 है, N का कोड 5 है, ऐसा है क्या। तो हम देख लेते हैं R का कोड यहां पर लिखा हुआ है क्या, कहीं R का कोड साथियों क्या लिखा है, 8 लिखा है, तो 8 लिखा हुआ है, 8 तो सभी ऑप्शन में, इसका मतलब ऐसा ही कुछ होगा। अगर उसके बाद अगर बात करें साथियों, देखिए TION यहां पर भी लिखा हुआ और TION यहां पर भी लिखा हुआ है, यानी कि इनका कोड क्या हो जाएगा, 9465 हो जाएगा, तो 9465 हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में 9465 कहीं पर लिखा हुआ है, एक तो यहां पर लिखा हुआ और एक यहां पर लिखा हुआ, इसका कोड और मालूम कर लीजिए। P का कोड क्या हो जाएगा, P का कोड 7 हो जाएगा, तो 9465 से पहले जिस ऑप्शन में 7 होगा वही आपका जवाब होगा, तो 7 यहां पर है, यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यदि COURSE को क्या लिखा जाता है, ESRUOC लिखा जाता है, तो BREATH को क्या लिखा जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत दिमाग नहीं लड़ाना है। क्या C से E हुआ है, क्या O से S हुआ है, क्या U से साथियों R हुआ है। अब यहां पर तो देखिए घट गया है, यहां पर R से ऐसे नहीं हुआ है साथियों। मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से साथियों ये C आपका ये यहां पर आ गया, ये O आपका यहां पर आ गया, U आपका साथियों यहां पर आ गया, R की अगर बात करें आपका यहां पर आ गया, और S आपका ये आ गया, और E आपका साथियों ये आ गया। तो यही मेथड यहां पर लगेगा। H सबसे अंत में है ना, H सबसे पहले हो जाएगा, उसके बाद T हो जाएगा, उसके बाद A हो जाएगा, उसके बाद E हो जाएगा, उसके बाद R हो जाएगा, और उसके बाद B हो जाएगा। अब आपको सिर्फ इतना देखना है कि ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ये HTAE R भी साथियों ऑप्शन नंबर B में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। कितने मित्र हैं, 6 मित्र हैं, ABCDEF करके 6 मित्र हैं, उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे, यानी कि एक पंक्ति होगी, तो एक पंक्ति ये साथियों मैंने बना ली, 6 लोगों की जगह बना लेते, 1 2 3 4 और 5, 5 और ये 6 लोग बैठ गए। सबसे पहले लिखा हुआ है कि C बीच में है A और E के। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि E मैं ऐसे बनाऊं या मैं A ऐसे बनाऊं साथियों। बीच में तो C है, वो तो ठीक है बैठा देंगे, अब कैसे बनाऊं, जो चीज आपको समझ में ना है ना, कंफ्यूजन लगे, उसको साथियों थोड़ी देर के लिए रोक दो, अगला नंबर देख लो। C बीच में है A और E के, इसको छोड़ दो। उसके बाद लिखा गया है कि E के निकटतम दाएं कौन है, B है, तो B E के निकटतम, E मान लीजिए यहां पर बना लेते या कहीं पर बना लो आप, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, E यहां पर भी बना सकते हो, कहीं पर बनाओ। तो E के निकटतम दाएं कौन है, B है, तो E के निकटतम दाएं कौन हो गया, B हो गया। E के निकटतम दाएं है B, लेकिन D के बाईं ओर है, यानी कि B जो है ये D के बाईं ओर है, तो इतनी पोजीशन आपको समझ में आगे होगी। अब देखिए क्या इसको कर सकते हैं, C बीच में है A और E के, यानी कि E ये है और A ये होगा, और इसके बीच में कौन होगा, C होगा, तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद लिखा हुआ है कि if दाएं छोर पर नहीं है, यानी कि if कहीं यहां पर नहीं है, तो जब दाएं छोर पर नहीं है तो साथियों एक जगह हमारे पास बची, if को हम वहां पर रख देते हैं, ठीक है ना, इतना हो गया। पूछा क्या जा रहा है ये देख लेते हैं कि बाएं छोर पर कौन है, ये होता है साथियों, ये दायां छोर होता है, और अगर बात करें इसकी तो ये आपका बायां छोर होता है। तो बाएं छोर पर साथियों कौन है, if है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है।
कथन आपके सामने है और साथियों अवधारणाएं आपके सामने। आपको कथन पढ़ना है और फिर बताना है आपको कि कौन सी अवधारणा सही है, कौन सी अवधारणा गलत है। कथन में कहा गया है कि अच्छी पुस्तक भले ही महंगी हो वो बिकती है। क्यों? क्योंकि वो अच्छी पुस्तक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए अवधारणा पढ़िए कि कुछ पुस्तकें दूसरी पुस्तकों से अच्छी हैं। यहाँ पर दो तरह की बात की गई है। अच्छी पुस्तकें भले ही महंगी हो बिकती हैं। तो कथन एक तो साथियों बिल्कुल मुझे सही लग रहा है कि कुछ पुस्तकें दूसरी पुस्तकों से अच्छी हैं और जो अच्छी होंगी वो महंगी होंगी और वो बिकती हैं। उसके बाद लिखा हुआ है, ये तो देखिए सही आपका हो जाएगा। इसको देखते हैं, अधिकांश पुस्तकें महंगी हैं। तो अधिकांश पुस्तकें महंगी हैं, ज्यादातर पुस्तकें महंगी ऐसा नहीं कह सकते। ये भी तो हो सकता है कुछ पुस्तकें महंगी हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो इसके विषय में साथियों कुछ नहीं कहा गया है। तो साथियों अगर बात करें अवधारणा एक आपकी अंतर्निहित है क्योंकि ये सही है, तो इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न क्या कहता है। देखिए कथन आपके सामने है साथियों और कहा जा रहा है कि क्या पेड़ों की कटाई पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। पेड़ों की कटाई पर क्या पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा देना चाहिए? तो तर्क एक कहता है कि हाँ भैया, पेड़ों की कटाई पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दो क्योंकि पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए ऐसा करना सही रहेगा। ठीक है, तो ये तो बात बिल्कुल सही है, पेड़ों को कटने पर रोक लगाओ क्योंकि अगर रोक लगेगी तो पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए ऐसा करना सही रहेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। उसके बाद लिखा हुआ है, क्या पेड़ों की कटाई पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाना चाहिए? तो कह रहे कि नहीं भैया, पेड़ों की कटाई पर पूरी तरीके से प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे लकड़ी उद्योग खत्म हो जाएगा। तो बात तो साथियों बिल्कुल सही है ये भी कि अगर साथियों पेड़ों पर प्रतिबंध की अगर बात करें, पेड़ों की कटाई पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया जाए, ठीक है, तो लकड़ी के उद्योग तो खत्म हो जाएंगे। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो कहा जा सकता है साथियों दोनों ही आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है कि तर्क एक और तर्क दो दोनों ही सही हैं। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि बी का भाई ए है, सी की पुत्री बी है और ए के पिता डी है, तो सी डी से किस प्रकार संबंधित होगा? पहली लाइन में कहा गया है कि बी का भाई ए है, तो मान लेते हैं साथियों बी आपका ये हो जाएगा और बी का भाई क्या हो जाएगा? बी का भाई ए हो जाएगा। ये प्लस लगा देते हैं, ये भाई है, बहन नहीं, ये भाई है। तो उसके बाद लिखा है कि सी की पुत्री बी है। ये जो बी है ना, ये पुत्री है और किसकी पुत्री है साथियों? सी की पुत्री है। उसके बाद क्या कहा गया है कि ए के पिता डी है। ए के पिता कौन है साथियों? ए के पिता ये आपके डी हो जाएंगे। मतलब इतना समझ में आया कि ये दोनों आपस में भाई बहन है, इनके पिता ये हैं और इनकी माता ये है। तो मैं कह सकता हूं ये दोनों आपस में पति पत्नी है। ये पत्नी है और ये उनके पति हैं। उसके बाद कहा गया है कि सी जो है ना, सी यानी कि ये जो है ये डी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि डी क्या कहेगा सी को? तो डी क्या कहेगा सी को? तो डी तो साथियों क्या कहेगा सी को? डी तो पत्नी कहेगा। ठीक है ना, तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? पत्नी जहां पर लिखा होगा आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो अब यहां से साथियों आपके लिए मैथ के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। ठीक है ना, 20 क्वेश्चन आपने देखे रीजनिंग के और अब कुछ क्वेश्चन आप देखेंगे साथियों मैथ के। तो मैथ का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और बहुत कठिन कठिन क्वेश्चंस को, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को बहुत आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए अब ये क्वेश्चन है साथियों, इसको आप कैसे करेंगे एक बार कैलकुलेट करके मुझे बताइए कि अनूप है, हरेंद्र है और शिवेश, ये 3 लोग हैं। इन लोगों ने एक चारागाह, क्या साथियों? एक चारागाह, तो हम ये बना देते हैं एक चारागाह आपका सबसे पहले बना देते हैं कि आप थोड़ा सा डिजाइन आपके मनोमस्तिष्क में आ जाए। ये क्या हो जाएगी? एक चारागाह हो जाएगा। तो 3 लोग हैं, इन्होंने एक चारागाह साथियों क्या लिया? किराए पर लिया और उन्होंने उसका 5, 6 तथा 9 दिन यानी कि 5 दिन, 6 दिन, 9 दिनों तक के लिए उपयोग किया। यानी कि अनूप ने 5 दिन इसका इस्तेमाल किया, हरेंद्र ने 6 दिन उपयोग किया और शिवेश ने 9 दिन इसको इस्तेमाल किया। तो यदि चारागाह का कुल किराया यानी कि इन तीनों से कुल मिला के कितने लिए गए? 2400 लिए गए। तो हरेंद्र द्वारा दी गई राशि क्या होगी? यानी कि हरेंद्र ने कितने पैसे दिए? देखिए हर एक बंदा उतने ही पैसे देगा जितने दिन उसने इस्तेमाल किया। यानी कि 5 दिन इसने इस्तेमाल किया, 6 दिन इसने इस्तेमाल किया, 9 दिन इसने इस्तेमाल किया, तो ये इसी अनुपात में पैसे भी देंगे। ठीक है ना, इसी अनुपात में पैसे भी देंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि 5x अनुपात 6x अनुपात 9x, ये अगर इतने पैसे दिए
अनूप ने तो इतने पैसे देगा हरेंद्र और इतने पैसे देगा शिवेश, लेकिन कुल मिला के पैसे जो हैं वो 2400 दिए जा रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं साथियों कि इन सब को जोड़ दो, ये भी तो एक तरीके से पैसा ही है, और उसके बराबर ये है, यानी कि 9x 6x 15x 15x और 5x साथियों 20x बराबर कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। अभी मैं आपको बता दूं कि हरेंद्र द्वारा दी गई राशि क्या है, तो हरेंद्र ने 6 दिए हैं, यानी कि 6x की वैल्यू आपको निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, निकल जाएगी। x बराबर कितना हो जाएगा साथियों, 2400 हो जाएगा, और 2400 की भाग हो जाएगी 20 से, तो क्या आ जाएगा साथियों, 120 आ जाएगा, यानी कि x बराबर आपका जो निकलेगा वो 120 निकलेगा। अब यहां पर अगर बात करें, देखिए x बराबर 120 है, 6x की वैल्यू पूछी जा रही है, यानी कि 120 की गुणा 6 से कर दोगे तो 12 छंग कितने होते हैं, 72 होते हैं। एक जीरो लगा है, एक जीरो लग जाएगा, तो हरेंद्र द्वारा दी गई राशि कितनी होगी, 720 होगी। ठीक है ना, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछता कि शिवेश ने कितने पैसे दिए, ठीक है, तो 9x की आप वैल्यू निकाल देते, x की वैल्यू 120 है, 120 है, 9x की वैल्यू आप निकाल देते। उसी प्रकार की अनूप की भी साथियों आप पैसे निकाल सकते थे। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है। देखिए यहां पर ये प्रश्न है आपका 97 नंबर का, लिखा हुआ है 99 सही। इस प्रश्न को बहुत आसान मैं आपके लिए बना दूंगा, अभी देखना आप, जितना कठिन ये लग रहा है ना उतना कठिन ये एक्चुअल में नहीं है। और इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे, हजारों हजार बच्चे एग्जाम में छोड़कर चले आते हैं और वही सबसे बड़ी गलती करते हैं। जो सिंपल क्वेश्चन है, जो मॉडरेट क्वेश्चन है, कम से कम उसको तो करो, क्योंकि उसको ही करने से आपका सिलेक्शन होता है। हार्ड क्वेश्चन कभी करने से सिलेक्शन, पहली बात तो वो जो हार्ड क्वेश्चन करेगा ना उसका टाइम इतना चला जाएगा कि वो दो सरल वाले भी छोड़ देगा। और हर बच्चा यही कहता है, ज्यादातर बच्चे यही कहते हैं कि समय कम पड़ गया, समय कम पड़ गया। समय कम पड़ने की वजह से जो क्वेश्चन उसको आते थे, आसान आसान क्वेश्चन थे, वो भी वो अटेम्प्ट भी नहीं कर पाया, उसको सॉल्व करने की कोशिश भी नहीं कर पाया। सिर्फ देख लिया था कि ये मैं कर सकता हूं, लेकिन कठिन क्वेश्चन करने के चक्कर में समय इतना बर्बाद हो गया कि आसान क्वेश्चन, उसको आते हुए क्वेश्चन भी मैथ रीजनिंग के, वो सही नहीं कर पाया। तो आपको पकड़ बनाना है सिंपल क्वेश्चन पर, हार्ड क्वेश्चन पर, क्योंकि यही 85% आते हैं क्वेश्चन। हार्ड क्वेश्चन 10 से 15% ही आते हैं। बाकी सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो साथियों सिंपल टू हार्ड क्वेश्चन पर आपको पकड़ बनानी होगी, उसमें निपुण आपको बनना होगा। चलिए, लिखा हुआ 99 सही 1/7 प्लस 99 सही 2/7, ऐसे करके साथियों ये कुल मिला के 99 सही 6/7 तक लिखा हुआ है। अब देखिए बात करें, सबसे पहले आपने देखा होगा, मान लीजिए कभी कभी ऐसा लिखा होता है 2 सही 4/3, तो आप क्या करते हो, 3 की गुणा 2 से कराते हो, 3 दूना 6 और उसमें 4 जोड़ देते हो। तो कैसे लिखते हो, 10/3 इसको लिखते हो ना। तो ऐसे ही साथियों इसमें आपको अभी करना होगा। क्वेश्चन नंबर 97 ये मैं लिख देता हूँ, कंफ्यूज ना हो जाओ आप। 99 की जब 7 से गुणा करोगे साथियों तो कितना आएगा, 99 की 7 से गुणा करने पर 7 नीम आपका 63 हो जाएगा, 7 नीम आपका 63 हो जाएगा और 6 आपका 69 हो जाएगा। यानी कि 7 से 99 की गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो 694 आएगा। 694 मैं लिख देता हूं साथियों, एक सेकेंड। 694 की अगर बात करें, 694/7 लिखा है प्लस। अब देखिए इसकी इससे गुणा कराएंगे तो 600, यहां पर कुछ कट हो गया ना, 7 नीम आपका 63 हो जाएगा, ठीक है, 7 नीम आपका 63 और 6 69 हो जाएगा, 69 लिखना चाहिए मुझे। तो कुल मिला के आप देखिए, अब इसमें 693 में जो 2 जोड़ेंगे ना तो 695 हो जाएगा, 695/7 हो जाएगा। प्लस की अगर बात करें, अब 3 जुड़ेगा, 693 में 3 जुड़ेगा ना तो कितना हो जाएगा, 696 हो जाएगा बटे 7। फिर उसके बाद साथियों 697/7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें 698/7 हो जाएगा और उसके बाद 699/7 हो जाएगा। अब देखिए नीचे 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 हर जगह 7 है तो 7 एक बार लिख लो और इन सब को साथियों जोड़ लो। अब जोड़ोगे कैसे, देखिए 600 इसमें भी है, 600 इसमें भी, 600 इसमें भी, 600 सब में है। कितने हैं 600, 600 1 2 3 6 है कुल मिला के। तो 6 पंजे कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30 और 6 छंग 36, यानी कि 3600। तो ये आपके अलग हो जाएंगे और ये जो अब चिन्नी चिन्नी बचे ना 94 95, इनको अलग से जोड़ लो। देखो कैसे जुड़ेगा, आप ये कैसे जुड़ेगा साथियों, 9 और आपका 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है ना। 17 और 7 आपका कितना हो जाएगा साथियों, 17 7 आपका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 और 6 कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। 30 और 5 35 हो जाएगा। 35 और 4 आपका 39 हो जाएगा। 39 का साथियों 9 आ जाएगा और 3 आपका हासिल का लग जाएगा। अब देखिए 9 9 9 हर जगह है, 9 कम 9, 9 दूना 18, 9 ते 27, 9 चौको 36, 9 पंजे 45, 9 छंग 54। 54 और 3 कितना आ जाएगा साथियों, 54 और 3 साथियों, 54 और 3 55 56 57 आप आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आपका कुल मिलाकर आ गया। अब इसको जरा आप जोड़ लो एक तरफ करके, 3600 प्लस
579। जब इसको जोड़ोगे ना तो 9 आएगा, 7 आ जाएगा, 11 की अगर बात करें इतना कुल मिला के आ जाएगा। यानी कि अब आपको सिर्फ एक काम करना है, ये 4179 को भाग देना है 7 से और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो यहां पर अगर बात करें 7 पंजे साफ साफ साथियों 35 हो जाएगा। कितना बचेगा, 6 बचेगा, 67 हो जाएगा। 7 नीम आपका 63 होता है। कितना बचेगा, 4 जाएगा, 49 हो जाएगा। 7 सत्य आपका 49 हो जाएगा। तो आपका आंसर जो आया है वो 597 आया। और 597 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर कितना शेषफल बचता है, 21 और 28 प्राप्त होता है। यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से अगर भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, अगर बात करें, जैसे कि मान लीजिए एक संख्या है, जब उसको 33 से भाग देते हैं तो 21 शेषफल बचता है। कितना शेषफल बचता है, 21 शेषफल बचता है। और एक दूसरी संख्या, उसको भी 33 से भागफल देते हैं तो कितना बचता है साथियों, 28 शेषफल बचता है। यह आपसे कहा जा रहा है। तो पहले तो ये काम कर लीजिए। देखिए, अगर आपसे बात करें 33 से भाग देते, कोई संख्या है साथियों, मान लीजिए कोई भी संख्या है, उसको 33 से भाग देते हैं, 21 शेषफल बचता है। तो वो संख्या साथियों कितनी हो सकती है, वो 33x, यानी कि 33 का गुणज तो वो संख्या होगी, ठीक है, प्लस उसमें 21 भी ऐड होगा। तभी तो इस संख्या को साथियों जब 33 से भाग दिया जाता है, इस संख्या को मान लीजिए कोई संख्या 33 से भाग देंगे तो इसमें कुछ 33 का गुणज जो होगा ना, वो 33 से तो पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन शेषफल क्या बचेगा, 21 बचेगा। वही चीज यहां पर है। अब अगर साथियों ये तो मान लेते, ये क्या हो जाएगी, ये पहली संख्या आपकी हो जाएगी। चलिए, ये आपकी साथियों जो हो गई ना, ये आपकी पहली संख्या हो गई। तो यहां पर हम लिख देते हैं प्रथम संख्या। ये क्या हो गई साथियों, ये आपकी होगी प्रथम संख्या। दूसरी संख्या की अगर बात करें तो वो भी साथियों 33 की ही गोई गुणज होगी, लेकिन इसमें 28 भी प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें कहा गया है कि जब 33 से दूसरी संख्या को विभाजित करते हैं तो 28 शेषफल प्राप्त होता है। तो ये साथियों अगर बात करें, ये आपकी दूसरी संख्या हो जाएगी। ये कौन सी संख्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी। अच्छा, यहां पर एक और चीज कही गई है कि यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल को, यानी कि इनको और इनको जोड़ देते हैं, योगफल इनका करा देते हैं और फिर उसको 33 से भाग देते हैं, तो शेषफल क्या प्राप्त होता है। तो सबसे पहले तो एक काम कीजिए, इन दोनों संख्याओं को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। चलिए, तो 33x प्लस 33x हो जाएगा, ठीक है ना, एक सेकेंड, ठीक है। 33x प्लस आपका कितना हो जाएगा, 33x हो जाएगा, प्लस आपका अगर बात करें 21 और 28 को जोड़ दीजिए, संख्याएं ना, तो ये आपका 9 आ जाएगा और यहां पर 4 आ जाएगा। तो अब अगर साथियों इसको 33 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही। देखिए, ये 33x है ना, तो ये 33 का गुणज होगा, तो ये 33 से तो पूरा पूरा कट जाएगा, ये भी पूरा पूरा कट जाएगा। इसकी अगर बात करें 33 से कम 33, 33 से कम 33, ये 49 है। तो अब 33 के कितना साथियों बचेगा, अब अगर बात करें यहां पर, तो अब साथियों कितना बचेगा, ये आप लोग एक बार बतला दीजिए कितना बचेगा। तो 49 में से साथियों 33 हमें घटाना होगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा और 1 बचेगा, यानी कि 16 बचेगा। तो 16 ही तो साथियों शेषफल बचेगा। तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए, दो संख्याओं का योगफल कितना है, 84 है। उनका मासा कितना है साथियों, 12 है। ऐसी संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या क्या होगी। अब बच्चा यहां पर देखकर कंफ्यूज हो जाएगा कि ये संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या हम कैसे निकाले, ये तो भाई बहुत कठिन है, ऐसा करो इसको छोड़ दो। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चन में साथियों कुछ भी नहीं है। मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि बहुत आसानी से आपकी समझ में यहां पर आ जाए। मैं अब एक बात आपको बता दूं, देखिए हमने इतना पढ़ा था ना कि मान लीजिए कभी कभी ऐसा आपसे प्रश्न में दे दिया जाता है कि अगर दो संख्याएं हैं और दोनों संख्याओं का अनुपात 4:3 है, या कुछ भी है 5:4 है, कुछ भी है, और आपको मासा दे रखा हो। दो चीजें आपको दे रखी, एक तो संख्या का अनुपात आपको दे रखा हो और आपको मासा को दे रखा हो, तो आपकी पहली संख्या निकल जाती है, दूसरी संख्या निकल जाती है। कैसे, पहले अनुपात का मासा से गुणा कराओ, पहली संख्या, दूसरे संख्या के अनुपात का मासा से गुणा कराओ, दूसरी संख्या। तो यहां पर अगर अनुपात तो दे नहीं रखा है, हम ये मान सकते हैं कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। तो हम ये निकाल सकते हैं कि साथियों अगर हम 12 की x से गुणा कर देंगे, x की 12 से गुणा कर देंगे, तो ये पहली संख्या हो जाएगी। मान सकते हैं ना, बिल्कुल मान सकते हैं। तो 12x आपकी पहली संख्या हो गई, और दूसरी संख्या की जब हम बात करते हैं तो 12y आपकी क्या हो गई, 12y आपकी साथियों दूसरी संख्या हो गई, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर एक बात भी कही गई कि दो संख्याओं का, यानी कि इन दोनों संख्याओं का योगफल 84 है, यानी कि 12x
प्लस 12y बराबर कितना दे रखा है, 84 दे रखा है। ठीक है, अब अगर बात करें, देखिए 12 12 यहाँ पर है, 12 को ऐसा करो कॉमन ले लो और यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस वाई बचेगा, बराबर क्या बचेगा, 84 बचेगा। तो मैं कह सकता हूँ x प्लस वाई बराबर कितना बचेगा, अब 12 किससे भाग हो जाएगी, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना आएगा, 7 आएगा। देखिए अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता कि उन दोनों संख्याओं का योगफल क्या होता तो आप बताते 7, लेकिन यहां पर आपसे पूछा गया है कि ऐसी संख्याओं के, यानी कि उन दोनों संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या कितनी होगी। तो कुल युग्मों की संख्या कितनी होगी, यहां पर 7 आया है ना, तो अब इसको कैसे युग्म बना सकते हो, एक तो साथ, तो इसको ऐसे युग्म बना सकते हो, 6 और 1 को जोड़ दोगे तो आपका 7 आ जाएगा। ठीक है ना, 5 और 2 को जोड़ दोगे तो आपका 7 आ जाएगा, और 4 और 3 को जोड़ दोगे तो आपका 7 आ जाएगा। इसको 4 3 भी लिख सकते हैं, 2 5 भी लिख सकते हैं, 1 6 भी लिख सकते हैं। इसके अलावा और इसको कैसे नहीं लिख सकते हो आप, इन दोनों संख्याओं को जोड़ोगे 7 हो जाएगा, और यही साथियों युग्म कहलाएंगे। तो ये कितने युग्म है, 1 2 3, यानी कि कुल युग्मों की संख्या जो होगी वो 3 होगी, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है, बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें क्या कि किसी वर्ग के एक विकर्ण की लंबाई, देखिए वर्ग क्या होता है, ये आपका एक वर्ग हो जाता है, ये वर्ग हो, और वर्ग का विकर्ण क्या होता है, यहां पर एक तिरछी लाइन खींच दो, ये विकर्ण कहलाई जाती है। यानी कि इसकी लंबाई जो दे रखी है वो 15√2 दे रखी है, क्या दे रखी है, 15√2 दे रखी है। तो इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि ए स्क्वायर की वैल्यू आपसे कुल मिलाकर पूछी जा रही है। ठीक है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वर्ग का विकर्ण, ठीक है, वर्ग का विकर्ण का एक सूत्र होता है, वो मैं आपको बतला देता हूं। वर्ग का विकर्ण का एक सूत्र होता है साथियों, वो क्या सूत्र होता है, वो a√2 होता है। क्या होता है, a√2 होता है। अच्छा, वर्ग का विकर्ण की वैल्यू यहां पर दे रखी, वर्ग के विकर्ण की लंबाई यहां पर दे रखी है 15√2 है। तो बराबर क्या है साथियों, किसके बराबर है, a√2 के बराबर है। तो √2 कैंसिल हो जाएगा, a बराबर आपके सामने आ जाएगा साथियों 15, यानी कि इसकी एक भुजा आपकी सामने आ जाएगी, 15 आ जाएगी। तो मैं कह सकता हूं साथियों, एक भुजा जब हमें वर्ग की मिल जाती है और ये एक तरीके से a कहलाती है, ठीक है, a जब 15 है तो a स्क्वायर, यानी कि 15 स्क्वायर क्या होगा साथियों, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो 225 सेंटीमीटर स्क्वायर कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा साथियों ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ, ये एक तरीके से साथियों स्क्वायर है, छोटा सा आना चाहिए। तो कुल मिला के जिनका भी आंसर, जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। किसी तांबे के तार को, क्या लिखा हुआ साथियों, किसी तांबे के तार को जब एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है, मान लीजिए साथियों एक क्या हमारे पास है, एक हमारे पास तांबे का तार है, एक हमारे पास क्या है, एक तांबे का तार है, और इस तांबे के तार को एक वर्ग के आकार में बनाया जाता है। ये हमने साथियों वर्ग बना लिया, ठीक है ना, ये हमने वर्ग बना लिया। उसके बाद कहा गया है कि तो वह 121 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले क्षेत्र को घेरता है, यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है, इसको हम ए मानते हैं, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, यानी कि ए स्क्वायर बराबर कितना, 121 है। यानी कि ए बराबर क्या निकलेगा, ए बराबर 11 निकलेगा साथियों, क्योंकि ये 121 11 का स्क्वायर है। तो मैं कह सकता हूं इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई साथियों 11 है। अब यहां पर दूसरी बात समझिए, यदि उसी तार को, यानी कि इस तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाता है, तो हमने इसी को साथियों एक वृत्त बना लिया। एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाता है तो तार द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि कुछ नहीं, आपसे वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, वृत्त का आपसे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, निकल जाएगा। देखिए अब अगर बात करें, यहां पर अगर बात करें कि एक तार से एक वर्ग बनाया जाता है और उसी तार से एक वृत्त बनाया जाता है, तो मैं कह सकता हूं दोनों के परिमाप बराबर होंगे। यानी कि वर्ग का परिमाप होता है साथियों एक तरीके से 4a, क्योंकि ये एक a है ना, तो a 4a हो जाएगा, और वृत्त का परिमाप होता है साथियों 2πr, इतना मैं कह सकता हूं। अब वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, यानी कि पाई आर स्क्वायर आपसे पूछा है, तो आर हमें कैसे मिलेगी, पाई की तो वैल्यू हम रख देंगे, आर स्क्वायर कैसे मिलेगी, तो इसलिए साथियों हमने इसको रखा है कि 4a तो हमें मिल जाएगा, a बराबर 11 है, तो 4a बराबर कितना हो जाएगा साथियों, 44 आपका हो जाएगा। और यहां पर मैं लिख देता हूं थोड़े से आराम से, 44 हो जाएगा बराबर 2 हो जाएगा, पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी साथियों, 22/7 हो जाएगी, और आर आपको निकालना है क्योंकि वृत्त के क्षेत्रफल में आर की जरूरत पड़ेगी। अब उसके बाद देखिए 2 की 22 से गुणा करेंगे तो 44 हो जाएगा, तो 44 इधर और बराबर के उधर भी 44 उधर, तो 44 से 44 कैंसिल, और ये आर साथियों आपका इधर आ जाएगा, यानी कि आर बराबर जो आएगा वो आपका 7 आ जाएगा। अब तो बहुत आराम से वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हो साथियों, 22/7
और आर कितना है 7 है तो 7 गुणा 7 हो जाएगा। इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। 22 की साथियों 7 से गुणा कराओगे तो 154 आ जाएगा। तो 154 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। और जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए था तो बिल्कुल करेक्ट था भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि किसी सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत, ठीक है, प्रथम 4 दिनों का औसत 37 डिग्री सेल्सियस है और अंतिम 4 दिनों का औसत कितना है 41 डिग्री सेल्सियस है। यदि पूरे सप्ताह का यानी कि पूरे 7 दिनों का औसत तापमान 39 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो चौथे दिन का तापमान क्या होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 4 दिनों का ये है और 4 दिनों का ये है, यानी कि कुल मिला के 8 दिनों का साथियों यहां पर दे रखा है। और उसके बाद कहा जा रहा है कि पूरे 7 दिनों का ये है, यानी कि सबसे पहले तो देखिए हम निकाल लेते हैं कि 4 जो शुरू के 4 दिन है ना, शुरू के 4 दिनों का साथियों औसत तापमान कितना है 37 डिग्री सेल्सियस है। तो हम ये निकाल लेते हैं कि शुरू के 4 दिनों का तापमान कुल मिलाकर कितना है, तो 4 की 37 से गुणा करा दो, 4 सत्ते कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 4 तियां 12 और 13 14 हो जाएगा, ठीक है ना, 4 सत्ते 28 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, 4 3 आपका 12 और 2 14 हो जाएगा। तो ये तो साथियों 4 दिनों का कुल मिलाकर तापमान निकला। अब 4 दिनों के जो अंतिम 4 दिन है उनका भी एक बार देख लो, उनका औसत तापमान कितना था 41 डिग्री सेल्सियस था। तो इसको अगर हम बात करें अंतिम 4 दिनों का कुल मिलाकर तापमान कितना निकला, तो 41 की 4 से गुणा करा लो, 4 एकम 4 और 4 चौक 16। तो ये कुल मिला के 4 अंतिम दिनों का है, ये 4 शुरुआती दिनों का है। तो मैं कह सकता हूं इसको अगर हम जोड़ लेते हैं 148 को और 164 को जोड़ो जरा भाई, ठीक है, कितना निकलेगा 312 निकलेगा। तो ये तो 8 दिनों का, 8 दिन की अगर बात करें तो ये साथियों 8 दिनों का कुल मिला के कितना निकलेगा, तापमान निकलेगा 312 डिग्री सेल्सियस। अच्छा यहां पर दे रखा है कि 7 दिन का औसत तापमान कितना है, तो 7 दिन का साथियों निकाल लो एक बार, 7 दिन का औसत तापमान कितना है 39 डिग्री सेल्सियस है। तो 7 दिनों का कुल मिला के तापमान कितना हो जाएगा, 7 नीम आपका 63 हो जाएगा, 6 चला जाएगा, 7 तीन आपका 21 और 2 27 हो जाएगा। यानी कि 7 दिन का साथियों जो आपका कुल मिला के तापमान निकलेगा वो 273 डिग्री सेल्सियस निकलेगा। अब जरा ये साथियों देखिए 8 दिन का ये है और 7 दिन का ये है, इसको जब माइनस कराओगे तो हमें एक दिन का तापमान मालूम पड़ जाएगा और वही आपसे पूछा जाएगा, यानी कि चौथे दिन का हमें तापमान मालूम पड़ जाएगा और वही आपसे पूछा गया, वही आपका आंसर हो जाएगा। 12 में से 3 जाएगा 9 बचेगा, 30 में से 27 जाएगा 3 बचेगा, यानी कि 39 डिग्री सेल्सियस साथियों ये चौथे दिन का तापमान होगा। और 39 डिग्री सेल्सियस कहां लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो एक टाइप से साथियों उस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और एक टाइप साथियों यहां पर देख लीजिए इस टाइप से भी आपका क्वेश्चन साथियों पूछा जा सकता है। देखिए यहां पर लिखा हुआ 5 संख्याओं का औसत 7 है, 3 नई संख्याएं अगर शामिल कर दी जाए तो कुल मिला के 8 संख्याओं का औसत 8.5 हो जाता है। तो 3 नई संख्याओं का जो है ना उनका औसत क्या होगा आपसे पूछा जाए। देखिए शुरू में लिखा है 5 संख्याओं का औसत कितना है, 5 संख्याओं का औसत 7 है, यानी कि मैं कह सकता हूं 5 संख्याओं का कुल मिलाकर कितना है 7 पंजे 35 या 5 सत्ते 35, 35 हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं 3 नई संख्याएं अगर इसमें सम्मिलित कर दी जाती हैं, यानी कि 5 संख्याएं तो पहले थी, 3 और नई संख्याएं आ जाती हैं, यानी कि कुल मिला के 8 संख्याओं का औसत जो बनता है वो 8.5 बनता है। तो 8.5 की गुणा 8 से करा लो, देख लेते हैं 85 की गुणा 8 से करा लो, 8 पंजे आपका 40 हो जाएगा, 2 64 हो जाएगा, 64 और साथियों 68 हो जाएगा। एक नंबर के बाद पॉइंट लगा था तो एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया, यानी कि 68 यहां पर आ जाएगा। अब अगर बात करें साथियों देखिए बहुत ध्यान से देखना है आपको, ये 5 दिन का साथियों कुल मिलाकर है योग, ये 8 दिन का कुल मिलाकर योग है। तो अगर इन दोनों को माइनस कर दे तो 3 दिनों का हमें मालूम पड़ जाएगा ना, तो 3 दिन का कितना हो जाएगा 68 में से साथियों 35 घटाइए 3 बचेगा, 3 बचेगा, यानी कि ये जो 33 निकलेगा ना साथियों ये 3 दिन का योग होगा। और 3 जो नई संख्या इनका औसत आपसे पूछा जा रहा है तो ये आपका औसत हो जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी कि 3 नई संख्याओं का औसत कितना निकलेगा 11 निकलेगा। और 11 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों इस टाइप को क्वेश्चन को बच्चा पढ़ेगा और तुरंत भाग जाएगा, कहां से, जब रियल एग्जाम में आएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं ये क्वेश्चन बहुत आसान है साथियों, बहुत आसान है, बस कॉन्सेप्ट को आपको पकड़ बनानी होनी कि कभी भी आपसे अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ता हूं उसके बाद आपको समझाता हूं। 30 सेकंड लगेंगे साथियों इस क्वेश्चन को करने में। चलिए, वरिष्ठ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण एक उद्योग में उत्पादन 20% कम हो गया।
मतलब किसी चीज में भी कुछ कम हो गया, कितना कम हो गया, 20% कम हो गया। उसके बाद कह रहे हैं कि कार्य करने के घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने से आरंभिक उत्पादन पुनर्स्थापित किया जा सके, यानी कि बराबर किया जा सकते। कभी भी आपसे ऐसा मान लीजिए कर दिया जाए क्या कि आटे के मूल्य में 20% अधिकता हो जाती है, उसके मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है, तो आटे का उपयोग कितना कम कर दे कि मामला बराबर हो जाए, घाटा ना हो, ना नुकसान ना हो, ना फायदा हो। ये उसी टाइप से क्वेश्चन है, इसमें कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है ना। और कभी भी आपसे अगर ये कहे, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करना क्या है, जो प्रतिशत लिखा है वो प्रतिशत लिख दीजिए, गुणा में 100 लगा दीजिए। दूसरा काम आपको ये करना है कि 20% है, कितना भी 80 होगा, 70 होगा, 50 होगा, 40 होगा, इतने प्रतिशत कम हो जाता है तो 100 में से उतना प्रतिशत माइनस कर दो, यानी कि कुल मिला के ये कितना आ जाएगा, 2000/80 आ जाएगा। अच्छा, यहां पर अगर लिखा होता है कि 20% अधिक हो जाता है, ठीक है, तो जब भी अधिक लिखा होता ना तो पता क्या करते, तो 100 + 20 करते, तो 100 + 20 करते, लेकिन कम लिखा है तो 100 - 20 करेंगे, तो यहां पर इस 0 से ये कट जाएगा, ऊपर 100 आ जाएगा, नीचे आपका 4 आ जाएगा, इससे ये कटेगा, 25 आपका आंसर आ जाएगा। तो 25 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी वाले में है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। और जिनका आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथ, उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है, किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष 5% की दर से कम हो जाता है, यानी कि हर साल 5% की दर से कम हो रहा है। यदि उसका वर्तमान मूल्य कितना है, 4,11,540 है, तो 3 वर्ष पहले उसका मूल्य साथियों कितना होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो 3 वर्ष पहले कितना होगा, वर्तमान कितना है, वर्तमान में साथियों 4,11,540 है, ठीक है ना, इतना है। और बराबर साथियों क्या हो जाएगी, 3 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना है, ये था, ये हो जाएगा 1 प्लस साथियों आर कितना है। अच्छा, अब एक बात यहां ध्यान दीजिए, यहां पर प्लस आएगा, माइनस आएगा, 5% की अगर बात करें 10 से कम हो रहा है, कम हो रहा है तो साथियों माइनस आ जाएगा, ठीक है, 5 यहां पर 100 हो जाएगा। अगर अधिक हो रहा होता तो प्लस आ जाता। 3 वर्ष की बात की गई तो 3 वर्ष हो जाएगा। इसकी अगर बात करें, इससे कट करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, यानी कि अब अगर बात करें 4,11,540 आपका आ जाएगा, बराबर आपका पी आ जाएगा 20 एकम 20, 20 में से अब यहां पर 1 है, 20 में से 1 जाएगा तो 19/20 आपका आ जाएगा। और पावर कितनी लिखी है, 3 लिखी है, तो इसको हमें 3 बार लिखना होगा, यानी कि 19/20, 19/20, 19/20 लिखना होगा। अब देखिए दूसरी बात क्या है, अब देखिए बराबर में है ना, बराबर में आपको मालूम होना चाहिए क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, यानी कि इस 20 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब इन गुणा में 20 20 20 की सबसे इससे गुणा हो जाएगी, और जो 19 19 है ना वो इसके सबके भाग में आ जाएगा। तो मैं ये भी एक तरीके से साथियों लिख देता हूं, आप लोग यहां पर देख लीजिए कि P बराबर की अगर बात करें क्या आ जाएगा साथियों, देखिए P बराबर की अगर बात करें साथियों यहां पर क्या आ जाएगा, 4,11,540 गुणा 20 गुणा 20 और गुणा आपका 20 आ जाएगा यहां पर। अब उसके बाद बटे में क्या आ जाएगा, बटे में साथियों आपका 19 गुणा 19 गुणा आपका 19 आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब आपको कुछ नहीं करना, इसको सिर्फ कैलकुलेट आपको करा लेना कि ये 19 से कटेगा, देख लेते हैं साथियों, 19 से कम 19, 19 एकम 19, 19 दूना आपका कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, 19 दूना 38 हो जाएगा। अब यहाँ पर साथियों कितना बचेगा, 38, तो कुल मिला के यहाँ पर 3 बचेगा, ये आपका 31 हो जाएगा, 19 एकम 19 हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर कितना बचेगा, देखिए एक इधर, कुल मिला के आपका 12 बच जाएगा, यानी कि ये 135 हो जाएगा। अब 19 पंजे तो 95 होते, 19 छंग आपके 114 होते, 19 सत्ते आपके 133 होते, तो ये तो ज्यादा हो जाएगा 133, तो 19 छंग आपके कितने होते, 114 होते, तो 19 छंग आपके कितने होते, 114 होते हैं। और ये कितना है, कुल मिला के 125 है, यानी कि 11 साथियों इधर जाएगा, तो ये 114 हो जाएगा। और 114 की अगर बात करें, 19 छंग कितने होते, 114 होते, तो ये भी आपका कट जाएगा, 0 बचा, 0 लग जाएगा। अब ये तो कट गया, अब इसकी बात करते 19 एकम 19, 19 एकम 19 हो जाएगा, कितना बचेगा साथियों, 2 बचेगा, ये 26 हो जाएगा। फिर आपका 19 एकम 19 हो जाएगा। अब इधर कितना बचेगा, अब इधर साथियों कितना बचेगा, मैं कह सकता हूं आपसे कि यहां पर अब 7 बचेगा, या कुल मिला के 76 हो जाएगा। और 19 चौक कितने होते हैं, 76 होते हैं, तो कुल मिला के ये भी कट जाएगा, 0 बचेगा, 0 लिख लीजिए। और इसकी अगर बात करें 19 एकम 19, 19 छंग आपके 114 होते हैं, 0 लगा, 0 लग जाएगा। तो कुल मिला के अब साथियों आपके पास जो है ना वो 20 गुणा 20 गुणा 20 और ये 60 यहां पर लिख लेते हैं एक तरीके से गुणा में। अब देखिए अब P बराबर क्या आएगा, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 8 छंग कितने होते हैं साथियों, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 48, यानी कि 48 यहां पर आ जाएगा। और जीरो कितने टोटल, 1 2 3 4, 4 जीरो हैं, तो 4 जीरो साथियों आप लगा लीजिए, 4 जीरो आप लगा लीजिए, तो कुल मिला के साथियों
3 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था, तो मैं कह सकता हूं 4 लाख नहीं कह सकता, 48 लाख साथियों उसका मूल्य था। तो 48 लाख क्या 48 लाख नहीं होगा, कितना होगा साथियों, 1 2 3 4 5 जीरो मैंने क्यों जोड़ दिए हैं, 3 जीरो मुझे जोड़ना चाहिए, तो मैं 3 जीरो यहां पर साथियों बना लेता हूं। एक बार 1 सेकंड देखिए, इसको मैं कट कर रहा हूं, देखिए 3 जीरो मैं यहां पर बना लेता हूं। जब मैं यहां पर 3 जीरो बना लूंगा साथियों, तो अच्छा यहां पर अगर बात करें, यहां पर तो 4 जीरो हैं, ठीक है, तो 4 जीरो बनाना है, कुल मिला के 5 जीरो शायद बन गए थे। तो मैं कह सकता हूं साथियों 4,80,000 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 4,80,000 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो यहां पर साथियों आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए आपने हिंदी के क्वेश्चंस देखे, सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखे, उसके बाद मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस देखे। मैंने कुछ इसी प्रकार के मॉक टेस्ट और भी आपके लिए बनाए हैं साथियों, 2-4, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप उसको देख सकते हैं। आपके सामने लिखा होगा, डिस्क्रिप्शन में क्लिक करेंगे तो यूपी पुलिस कांस्टेबल प्लेलिस्ट करके लिखा होगा, वहां पर जाएंगे तो वो सारे मॉक टेस्ट आपके सामने ओपन हो जाएंगे साथियों। अगर आप यूपी पुलिस का एग्जाम पास करना चाहते हैं तो उन सभी मॉक टेस्ट को साथियों एक एक करके देख लीजिएगा, आपका एग्जाम बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। तो इस वीडियो को साथियों शेयर कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। चैनल पर अगर नए हैं तो एग्जाम फतेह चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर सभी लोग जरूर कर देंगे और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।